आज हम लोग BHIC 131 हिस्ट्री के बैचलर कोर्स की चौथी इकाई के बारे में, यूनिट 4 के बारे में कुछ बातों पर गौर करेंगे। और इसमें जो बुनियादी बातें हैं वो तीन हैं। हम कदीम इंसान या जो पुराने वक्त के इंसान थे उनकी ज़िंदगी की कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर ये कि शुरू में जब वो शिकार करते थे और अपना खाना, अपनी खुराक कुदरती तौर पर हासिल करते थे, जमा करते थे फलों को, पेड़ की जड़ों को या और ऐसी चीज़ों को, उस वक्त उनकी ज़िंदगी का मेयार क्या था। फिर जब उन्होंने और आगे तरक्की की और ज़राअत यानी खेती का काम शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीलियां आईं। और इससे भी आगे इसी दौर के साथ साथ जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, मवेशी परवरी शुरू की, तो ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का दौर था, इसमें फिर और क्या तब्दीलियां उनकी ज़िंदगी में आई। तो ये बुनियादी तीन बातें हैं: हंटिंग और फूड गैदरिंग इकोनॉमी, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर, और फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम लोग बात करेंगे इस अहद के सबसे इब्तदाई मरहले के बारे में, जो सबसे पुराना दौर है, जिसके बारे में तारीखी माखज़ या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिलते हैं। आमतौर पर इसे तारीख की ज़बान में ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक एज कहते हैं, और इसमें कदीम अहद हजरी या पुराने पत्थर का दौर उर्दू में हम लोग तर्जुमा कर सकते हैं। ये ज़माना शुरू होता है तकरीबन आज से कोई 2.5 लाख साल पहले। जियोलॉजी या आर्कियोलॉजी के भी इस्तिलाह में ये प्लेस्टोसीन अहद कहलाता है। ये वो दौर था जब बर्फ के पिघलने का सिलसिला शुरू हो चुका था और ज़मीन पर जिंदगी का वजूद शुरू हो गया था। ये दौर काफ़ी तवील है। ये प्लेस्टोसीन पीरियड का जो ज़माना है ये तकरीबन 2.5 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक रहा। और इस तवील वक्त में इंसान की ज़िंदगी की तरक्की की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन फिर भी एक तसलसल या एक तवातुर, एक कंटिन्यूटी इसमें बनी रही। इस ज़माने में इंसानों की जो बस्तियां हैं, उनके जो आसार मिले हैं, जो उनकी जो साइट्स कहे जाते हैं, वो मरकज़ जहाँ इंसान की ज़िंदगी के कुछ आसार हमें मिले हैं, वो दो जगहों पर ज़्यादा है। एक तो नदियों के किनारे का वो इलाका जहाँ पर घाटियाँ भी थीं, पहाड़ियाँ थीं, वादियों का जो इलाका था। और इसमें हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो कश्मीर में लिद्दर नदी के पास, राजस्थान में लूनी नदी के पास, गुजरात में साबरमती और माही नदियों के पास, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास, दक्कन के इलाके में ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों के पास, इनसे मुल्हिक जो इलाका था और वहाँ पर जो पहाड़ियाँ थीं, उनके गारों में इंसानी ज़िंदगी के इब्तिदाई आसार मिले हैं। और एक तरह से दुनिया पर इंसान की ज़िंदगी की कहानी इसी दौर से शुरू होती है और हिंदुस्तान में जिन मकामों का नाम हमने आपसे लिया वहाँ से शुरू होती है। इस ज़माने की जो ख़ास बातें हैं, जो खुसूसियतें हैं, उनका इल्म हमें इंसानों के ज़रिए इस्तेमाल किए गए हथियारों और औजारों से होता है। जाहिर है कि ये सभी पत्थर के बने थे, क्योंकि ये दौर ही हजरी दौर है, पत्थरों का ज़माना है। इस ज़माने में जो सामान हमें मिलते हैं हथियार की शक्ल में या औजार की शक्ल में, वो
बहुत नफीस नहीं है, उनमें कोई रिफाइनमेंट नहीं है, ये बहुत आम तरह के हैं। पत्थर के जो टुकड़े हैं वो, उनकी कोई बराबर सतह नहीं है, रुखड़े हैं, जो कहते उबड़ खाबड़ शक्ल के हैं। वजह ये थी कि जो पत्थर जिस तौर पर मिला, जिस शक्ल में मिला और कारामद साबित हुआ, तो उसी को इंसान ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक नई शक्ल देने या उसके ताकत को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश शुरू नहीं हो पाई थी। इंसान की सलाहियतें भी इस हद तक तरक्की नहीं कर सकी थी। तो पत्थर के टुकड़े जिस शक्ल में मिले, जिस हाल में मिले और कारामद पाए गए, उनका इस्तेमाल इंसान ने किया। इसमें फिर रफ्ता रफ्ता तब्दीली आई और उसकी भी बात हम करेंगे आपसे। ये जो पत्थर के टुकड़े थे, इनका दोनों तरह से इस्तेमाल होता था। ये एक तरह का हथियार भी थे, आप इनको फेंक कर शिकार कर सकते थे। अगर आपस में कोई झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी खुद इंसानों के बीच, तो एक दूसरे पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ इनका एक मुस्बत पहलू भी था, एक ज्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल भी था, क्योंकि पत्थर के इस तरह के टुकड़ों से कुछ जो इब्तिदाई जरूरतें थी अपनी जिंदगी की उस दौर में, उसको भी पूरा करने के लिए इन्हीं पत्थरों को इंसान ने अपने औजारों के तौर पर, अपने टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया। आप अपना लेसन अगर देखेंगे, अपना सबक अगर आप देखेंगे, तो ओल्ड स्टोन एज का जहां पर जिक्र है, वहां पर आपको एक लंबी फहरिस्त मिलेगी उन औजारों की जिनका इस्तेमाल उस जमाने के इंसान किया करते थे। अब इसमें एक दो ऐसे हैं जिनकी ज्यादा अहमियत थी, मैं दो का नाम आपसे भी ले रहा हूं। एक तो ब्लेड्स थे, जो धार वाले पत्थर थे और इनसे काटने का काम किया जा सकता था, मगर ये बहुत ही कोर्स थे, इनमें कोई नफासत अभी नहीं आई है। फिर स्क्रेपर्स थे। स्क्रेपर्स इसलिए थे और इनमें जो धार थी वो थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि इनसे आप जानवर के चमड़े को छील सकते थे या फलों को, जो जड़ें थी उनको आप छील सकते थे, इसलिए इसकी धार निस्बतन बेहतर थी। और एक और जो औजार उस जमाने में मिलता है, अहम है, वो ब्यूरिन है, जो एक तरह से छीनी के तौर पर काम करता था और इससे पहाड़ों की सतह पर या जो गार थे उनके दीवारों की सतह पर इंसान कुछ तस्वीरें बना सकता था या नक्काशी कर सकता था। तो एक तरफ इंसानी जरूरत के लिए ये ब्लेड्स और खास तौर पर स्क्रेपर्स अहम थे, और दूसरी तरफ इंसान में जो कुछ फनी सलाहियतें थीं, जो तख्लीकी सलाहियतें थीं, उसके इजहार में ये ब्यूरिन काम आता था। इन दोनों औजारों के अलावा भी औजार थे और इनका इस्तेमाल और कामों के लिए भी होता था, और वो तफसील आपको आपके लेसन में मिलेगी। अब जहां तक लोगों की तर्ज जिंदगी का मामला है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये बस्तियां कहाँ थीं और इन बस्तियों में जो आसार मिले हैं वो किस तरह के हैं। लेकिन इन बस्तियों में रहने वाले जो लोग थे, जो इंसान थे, कदीम इंसान थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो किस तरह से उस वक्त में अपनी जिंदगी गुजारते थे। तो उस सिलसिले में आप ये देखिएगा कि खुद ओल्ड स्टोन एज को भी 3 अदवार में बांट दिया गया है, जिसे हम अपर और मिडिल और लोअर स्टोन एज का नाम देते हैं। अपर स्टोन एज का जमाना सबसे कदीम है, मिडिल उसके बाद है, और लोअर ये ओल्ड स्टोन एज का सबसे हालिया वक्त है। यानी तकरीबन ये वो वक्त है जब 10,000 साल आज से पहले का जमाना है, 10,000 years before the present। इस जमाने में इंसान ने गार के अंदर रहना शुरू कर दिया था।
छोटे छोटे झुंड में, ग्रुप्स में लोग रहने लगे थे। आग का इस्तेमाल लोग जान चुके थे और अपने आप को महफूज रखने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। और इतना ही नहीं, लेट ओल्ड स्टोन एज तक आने तक इंसान ने आग का इस्तेमाल भी सीख लिया था और उससे वो खाना बनाने का भी काम करने लगा था। ऐसी खुराक, ऐसी ग़िज़ा जो कच्ची नहीं हो, जिसे आग पर पका के खाया जा सके, वो ओल्ड स्टोन एज का खात्मा होते होते, जो कदीम हजरी अहद था उसका खात्मा होते होते ये चीज़ें इंसान ने हासिल कर ली थी। इन चीज़ों पर इंसान ने उबूर हासिल कर लिया था और इस तरह ज़िंदगी का ये जो इब्तिदाई दौर था ये बिल्कुल ही गैर मुनज़्ज़म तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन इसमें एक तरतीब, एक तंजीम कदीम हजरी अहद के ख़त्म होने तक आ गई थी। बहुत ही इब्तिदाई शक्ल में थी, लेकिन बहरहाल एक बुनियाद पड़ चुकी थी। और इसके बाद जो दूसरा अहद है, जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं या मिडिल स्टोन एज कहते हैं, वस्ती हजरी दौर या पत्थर का जो दरमियानी अहद है। कुछ स्लाइड्स में आप तस्हीह कर लेंगे हम जो टर्म्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर थोड़ी सी दुश्वारियां रह गई हैं। तो वस्ती हजरी दौर या मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, या आसान अल्फाज में हम कहें तो पत्थर के दौर का जो दरमियानी अरसा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और 10,000 BCE से, यानी जो आम तकवीम है उससे 8,000 साल पहले ये दौर शुरू होता है। इसके कबल 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE ये जो दौर था ये ओल्ड स्टोन एज का लेटर पीरियड था। यानी एक मुनज़्ज़म जिंदगी जिसका जिक्र आपसे हम कर रहे थे वो 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE के दौरान सामने आ चुकी थी। हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में सामने आ चुकी थी और दुनिया के और इलाकों में भी। सॉरी। अब ये 8,000 BCE से लेकर 6,000 BCE का ये जो दौर है, ये दौर मेसोलिथिक पीरियड है जिसका जिक्र भी हम आपसे कर रहे थे। और इसकी अपनी कुछ खुसूसियतें हैं। जैसे आप देखेंगे कि इस ज़माने में जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो पहले की बनिस्बत काफ़ी बेहतर है। एक बेहतरी तो इसमें यह आती है कि इनकी शक्ल अब ज़्यादा नफीस है, इनकी धार ज़्यादा तेज़ है और इनका जो साइज है, इनका जो हजम है वो छोटा हो जाता है। पहले बड़े पत्थर थे, अब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि बड़े पत्थरों को तोड़कर, पत्थर से ही पत्थर को तोड़कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटे पत्थरों के टुकड़े भी हासिल कर सकता था और उनसे वो अपने हथियार भी बना सकता था, अपने औजार भी बना सकता था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहां पहले जो कुछ मौजूद था उससे काम चला रहा था इंसान, अब उसको वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक नई शक्ल देने, उसमें एक नई खासियत बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका था। तो ये एक बड़ी तब्दीली थी। इस ज़माने में आप ये भी देखिएगा कि पत्थर के जो औजार हैं उनके साथ एक हैंडल भी जोड़ दिया जाता है। यानी अब वो आप हथियार का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो आपके हाथ में वो सीधे पत्थर का जो हथियार है वो नहीं है, बल्कि उस हथियार के साथ एक लकड़ी की का एक छोटा सा स्टिक या एक डंडे जैसी चीज लगी हुई है जो आपके हाथ में है और इससे वो पत्थर का टुकड़ा मजबूती से बंधा हुआ है। आमतौर पर ये चमड़े के पट्टों से बांधा जाता था
और तब आपको ये आसानी हो जाती थी, आप इसको खुद भी समझ सकते हैं, कि आप जब उस पत्थर के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे किसी चीज को मारने के लिए, तो जो आपकी जर्ब थी, जो स्ट्राइक था, वो बढ़ जाता था। तो अब हथियार निस्बतन बेहतर हो गए थे। दूसरी बात यह भी हो गई कि इस जमाने के जो हथियार हैं, एक तो हमने आपसे कहा कि उनका साइज अब छोटा हो गया है, पत्थरों को तोड़कर इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक उनको नई शक्ल दे रहा है। दूसरी बात हमने आपसे कही कि पत्थरों के ये जो टुकड़े बने, इन टुकड़ों को वो अपनी सहूलत के मुताबिक तेज धार दे रहा है, और धार ज्यादा देने में उसमें हल्की सी चमक भी आ जाती है। तो ये ऐसे मराहिल है जहां जो उस जमाने की तकनीकी थी, या उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, उसमें इंसान आगे की तरफ बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। इन्हीं हथियारों और औजारों के मामले में एक और नई बात हम इस जमाने में पाते हैं, और वो ये है कि अब जो पत्थर के हथियार बन रहे हैं उनमें नोक है, पॉइंटेड है। पहले ये नहीं है। पॉइंटेड बनाने का सबब यह हुआ कि अब उन पत्थरों की तराश खराश में, उनको एक शेप देने में इंसान ने और ज्यादा महारत हासिल कर ली थी। क्योंकि जब आप नोक बना रहे हैं तो नोक बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए बनिस्बत एक ट्रायंगुलर या बनिस्बत एक स्क्वायर शेप की। तो पत्थर को इस हद तक घिसने और उसको इस तौर पर एक खास शक्ल देने में अब इंसान सलाहियत हासिल कर चुका था। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि कदीम अहद की जो तकनीकी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें बड़ी तब्दीली आ गई थी। हथियारों का अब जो साइज था वो छोटा हो गया था, उनकी धार बेहतर हो गई थी, अब उसमें नुकीली धार भी आ गई थी, जिससे कि शिकार करने के मामले में भी और सामानों को बनाने के मामले में भी आसानियां थी। यहां भी आपको हम याद दिलाएंगे कि आप अपना सबक अगर देखिएगा तो मेसोलिथिक पेज का जहां जिक्र है, मेसोलिथिक पीरियड का जहां जिक्र है, उस पेज पर आपको इन औजारों और हथियारों के बारे में ज्यादा तफसील से पढ़ने का मौका मिलेगा, और उनकी तस्वीरें भी हैं जो आप देख सकेंगे, और ज्यादा बेहतर तौर पर आप समझ सकेंगे कि क्या तरक्की हो रही है। एक मिसाल अगर आपको हम दें कि ओल्ड स्टोन एज के जो हथियार या औजार हैं, उनकी तस्वीर आप अपने सामने रखें, और फिर मिडिल स्टोन एज के जो हथियार और औजार हैं, उनकी तस्वीर आप अपने सामने रखें। दोनों तस्वीरें आपके लेसन में हैं, और उनको जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज होगा कि इस अरसे में, ये 10,000 बीसी से 8,000 बीसी के अरसे में किस तरह की तब्दीली हो रही थी, और इंसान की सलाहियतें किस हद तक पहले से बेहतर हो रही थी। अब आइए दूसरे नुक्ते की जानिब, यानी ये जो मिडिल स्टोन एज है, वस्ती अहद हजरी है, इसमें इंसान की बस्तियां या आबादियां कहां कहां पर हैं। इसमें आप ये गौर करेंगे कि कोई बहुत ज्यादा नए इलाके सामने नहीं आते हैं, सिवाय दो के, जिस पर भी हम बात करेंगे। वरना जो आबादियां हैं वो राजस्थान में है, गुजरात में है, विंध्य पहाड़ियों के इलाके में है, और फिर कोंकण में है, छोटानागपुर में है, नॉर्थ ईस्ट में शिलांग वगैरह के आसपास है। तो ये कुछ ऐसे नए इलाके हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, कोंकण का जो इलाका है, जिसमें हमें बस्तियां मिलती हैं, ऐसी बस्तियां जो ओल्ड स्टोन एज में नहीं थी। इससे दो बातों का हमें अंदाजा होता है। एक तो ये कि इंसान अब ज्यादा बड़े इलाके में फैल रहा था, नए इलाकों को आबाद कर रहा था, और दूसरे ये कि इन नए इलाकों के जो जोग्राफियाई हालात थे, जो वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस थे, जो वहाँ के कुदरती वसाइल थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, इनसे अब इंसान का एक इंटरफेस हो रहा था। इन्हें इंसान देख रहा था, समझ रहा था, और इनका इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों के लिए कर रहा था।
गोया तरक्की का एक और मरहला तय हो गया था। जिन इलाकों में और जिन वसाइल से पहले इंसान मानूस था, अब वो उनसे अलग कुछ नए इलाकों में, कुछ नए हालात में भी अपनी जिंदगी गुजारने की सलाहियत पैदा कर रहा था, उस सलाहियत को और तरक्की दे रहा था। अब ये नए हालात क्या थे और उस जमाने की तर्ज जिंदगी क्या थी, इस पर भी हम लोग बात करें। इसके पहले इंसान जो शिकार करता था वो ज्यादातर जानवरों के शिकार होते थे, परिंदों के शिकार होते थे। लेकिन इस जमाने में मछली का शिकार करने के भी आसार मिलते हैं, जो कि मछलियों की हड्डियां इस जमाने के जो फॉसिल्स हैं, जो हजरी आसार हैं, उनमें मिलती हैं। इसके अलावा इस जमाने में जो सामान बन रहे हैं उनमें हड्डी का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब सिर्फ पत्थर नहीं है, हड्डी का भी इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे हड्डी के टुकड़े जिनसे मछली फंसाने का काम लिया जाता होगा, उनके भी आसार, उनके भी एविडेंसेस, शवाहिद उनके भी मिले हैं। तो इससे ये अंदाजा होता है कि इंसान अब जमीन की सतह पर जो चीजें खुराक के लिए मौजूद थी, मसलन फल थे, पत्ते थे, जड़ें थीं, बूटियां थीं, फिर शिकार में परिंदे थे, जानवर थे, उनसे आगे बढ़कर अब वो जो आबी वसाइल थे, या पानी था और वहां से जो खुराक हासिल हो सकती थी मछलियों के शक्ल में, उस पर भी इंसान अब अपना कब्जा या अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था और नए हालात के मुताबिक उसकी सलाहियतें और बेहतर होती जा रही थी। अपने खुराक को हासिल करने में वो पहले से ज्यादा कामयाब था, पहले से ज्यादा बेहतर तौर पर वो अपनी जरूरतों को अब पूरा कर रहा था। तो ये मिडिल स्टोन एज का जमाना था, 8000 बीसी से लेकर 6000 बीसी के अरसे में। अब हम लोग तीसरे अहम अहद की तरफ जाएंगे, जो न्यू स्टोन एज है या 9 हजरी अहद है। पत्थर का नया दौर या पत्थरों का नया दौर। हमने आपसे भी कहा कि इसका जो जमाना है वो तकरीबन 6000 बीसीई से लेकर 3500 बीसीई तक माना जाता है। तो इसमें एक नई बात सामने आती है कि कुछ और नए इलाके अब इंसान के जरिए आबाद किए जाते हैं। खास तौर पर जो गंगा का मैदानी इलाका है और जिसमें बिहार का हिस्सा भी अहम है, छोटा नागपुर की पहाड़ियां भी अहम है, इन इलाकों से अब इंसानी जिंदगी के आसार हमें मिलने लगते हैं। अब हिंदुस्तान की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ जो ऐसे इलाके हैं जिनका जिक्र हमने आपसे किया, तो शुमाल मगरबी सरहद का इलाका है, यानी कश्मीर से लेकर के जो फ्रंटियर का इलाका है, अब जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां, फिर कश्मीर की वादी में, फिर उससे नीचे आप बढ़ेंगे तो बेलान वादी में, और उसके बाद गंगा के वस्ती मैदानी इलाकों में, मिड गैंजेटिक प्लेन्स में। इसी तरह दक्कन के इलाके में भी और जुनूबी हिंद के इलाके में भी, यानी जो विंध्य पर्वतों से या विंध्य पहाड़ियों से जो सिलसिला शुरू होता है एक मुसत्तह जमीन का, एक प्लेटो का, वहां से लेकर जो पेनिनसुलर इंडिया है, जजीरा नुमा हिंदुस्तान है, आज के हिसाब से आप देखें तो बुनियादी तौर पर केरल है, तमिलनाडु है और कुछ हिस्से कर्नाटक के हैं, वहां भी अब इंसानी जिंदगी के आसार मिलने लगते हैं। कहने का मकसद यह है कि अब पहाड़ियों के इलाके से आगे बढ़कर नदियों के किनारे के इलाके में भी इंसान अपनी बस्तियां बसाने लगा था, और भी तब्दीलियां आई थी जो हम अभी आपसे कहेंगे। लेकिन अगर हम रीजन की बात करें, इलाके की बात करें, तो अब हम लोग ये देखते हैं
कि जो मैदानी इलाके हैं, नदी के किनारे के जो इलाके हैं, उनमें निस्बतन ज्यादा बस्तियां बन रही हैं। और जो पहले का दौर था जब इंसान पहाड़ियों में और गारों में रहा करता था, उससे अब वो आगे बढ़ गया है। अब वो अपने घर खुद बना रहा है और इसके साथ और जो जरूरतें जिंदगी की उसको भी पूरा कर रहा है। इस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे कि इस जमाने में सबसे बड़ी जो तरक्की होती है वो ज़राअत या खेती के काम में, एग्रीकल्चर के काम में। इसका इंसान की जिंदगी पर बड़ा दूररस, बड़ा लॉन्ग रेंज असर पड़ा। बहुत लंबे जमाने तक इसके असरात रहे। हमने पहले आपसे कहा था कि मिडिल स्टोन एज तक भी इंसान कुछ हद तक खेती करने लगा था, अनाज उगाने लगा था, मगर उसका कोई एक तयशुदा पैटर्न नहीं था। वो इत्तेफाकी चीजें थीं, कहीं पर कुछ बीज बिखर गया, उससे फसल निकल आई, मगर ये कि एक तयशुदा तौर पर मैदानों में बीज बोना और फिर वहां उनके फसल तैयार होने का इंतजार करना और उस फसल को काटने के बाद उससे अपने खुराक हासिल करना, ये जो एक तरक्की याफ्ता शक्ल थी ज़राअत की, वो न्यू स्टोन एज से ही हमें देखने को मिलती है। इब्तदाई दौर है मिडिल स्टोन एज में भी, लेकिन उसका जो डेवलप्ड फॉर्म है, उसकी जो तरक्कीशुदा शक्ल है, वो हमें न्यू स्टोन एज में, नौ हजरी अहद में मिलती है। और तब इंसान की जिंदगी में जो बुनियादी तब्दीली आ गई वो ये कि अब उसका मुख्तलिफ जगहों पर घूमने का जो एक सिलसिला था, जो एक माइग्रेटरी जीवन था, जो खाना बदोशी की एक जिंदगी थी, वो खत्म हुई और सेटल्ड हैबिटेशंस या ऐसी बस्तियां जहां इंसान मुस्तकिल तौर पर रहता था, उनका उरूज होने लगा। एक और बात यह हुई कि अब तक इंसान जानवरों का या परिंदों का या मछली का शिकार किया करता था, लेकिन जाहिर है कि शिकार करने से आप कुछ ही जरूरतें अपनी पूरी कर सकते थे। शिकार का गोश्त आप खा सकते थे, लेकिन और भी जरूरतें थी। मान लीजिए जो कैटल है, जो मवेशी हैं, उनसे दूध हासिल हो सकता था, दूध से और चीजें बन सकती थी। तो अब डाइट के जो नए फॉर्म्स थे, खुराक की जो कुछ नई सूरतें थीं, वो भी मुमकिन हुई। और इसलिए मुमकिन हुई कि अब इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जमाना आ गया, मवेशी परवरी का जमाना आ गया। मवेशी परवरी थोड़ा आगे की बात है, एनिमल हस्बेंड्री और डेवलप्ड फॉर्म है, लेकिन ये कि जानवरों को अपने घरों में रखना, उनको पोसना और उनसे अपनी गजा की चीजें हासिल करना, ये दौर भी अब शुरू हो चुका था। तो एक तो ज़राअत ने बहुत बड़ी तब्दीली ला दी, दूसरे ये कि जानवरों को पालने का जो काम हुआ, इससे भी बहुत बड़ी तब्दीली आई। खुराक के बहुत सारे नए अज्जा इंसान को अपनी गजा में मिलने लगे। और जो सबसे बड़ी तब्दीली इस जमाने में हम देखते हैं वो ये है कि इंसान ने बर्तन साजी यानी पॉटरी मेकिंग, मट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया। बर्तन का पहले भी इस्तेमाल होता था, मगर वो बर्तन पत्थर के टुकड़ों की शक्ल में थे। कोई हॉलो स्टोन है, उसको बाउल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। मगर ये कि अपनी जरूरत के मुताबिक मट्टी के बर्तनों को एक खास डिजाइन, एक खास शक्ल में बनाने का काम इंसान ने 9 हजरी अहद में, न्यू स्टोन एज में शुरू किया। और ये तब और बेहतर पैमाने पर आ गया जब 4000 BCE के आसपास चाक या पॉटर्स व्हील, कुम्हार जिस चाक का इस्तेमाल करता है बर्तन बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल, उस चाक या पॉटर व्हील का इस्तेमाल इंसान ने शुरू कर दिया। ये एक फिर बहुत बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि अब इंसान अपनी जरूरतों को भी और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को भी बेहतर तौर पर समझने और बरतने के लायक हो गया।
अब उसकी ये मजबूरी नहीं थी कि जिस तरह का कोई बर्तन उसे मिला कुदरती शक्ल में उसका इस्तेमाल करे। अब उसमें यह सलाहियत भी आ गई थी कि वो अपनी ख्वाहिश और अपनी जरूरत के मुताबिक बर्तनों को गढ़े, एक नई शक्ल उन्हें दे, और मिट्टी के ये बर्तन बनने लगे। और आप जानते हैं कि आग का इस्तेमाल पहले से भी हो रहा था, बिल्कुल शुरू में गर्मी के लिए, जानवरों से खुद को महफूज रखने के लिए, बाद में आग से खाना पकाने के लिए, और अब कुछ दिनों के बाद बर्तनों को भी पकाने के लिए, जिससे मिट्टी के बर्तनों में मजबूती आ गई। फिर इसमें और तब्दीलियां आई हैं, पॉटरी के बारे में हम लोग आगे भी कुछ बात करेंगे आगे के सबक में। और इसके कबल भी हम आपको बता चुके हैं किस तरह से पेंटेड ग्रे वेयर और फिर रेड एंड ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की शक्ल में बर्तन साजी की का जो फन था, बर्तन साजी की जो सनत थी, उसमें रफ्ता रफ्ता तरक्की हुई। फिर भी हम लोग उस पर दोबारा गौर करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, जो शायद इंसान के फनी सलाहियतों का और तख्लीकी सलाहियतों का और मुस्बत सलाहियतों का, इन तमाम खूबियों का इंसान के जो एक बड़ा बेहतर तरीक़ा इजहार था, एक बहुत अच्छा जरिया इजहार था, उसके बनाने का काम, बर्तन के बनाने का काम भी अब शुरू हो चुका था। एक और बात आपसे हम यहां शेयर करना चाहेंगे कि जहां इंसानी जिंदगी का हिंदुस्तान में इस तरह से इर्तका हो रहा था, दुनिया के ऐसे दूसरे मकामात भी थे जब इसी जमाने में वहां भी नई तब्दीलियां आ रही थीं और वहां भी इंसानी जिंदगी की नई शक्लें सामने आ रही थी। हम यहां पर दो मिसालों को लेंगे। एक तो वादी नील यानी नाइल वैली का जो इलाका है, मिस्र का इलाका अफ्रीका में, और दूसरे जो वेस्ट एशिया का इलाका है, मगरबी एशिया का इलाका है, जहां आपको बहुत सारे इलाकों में इस जमाने में, फिलिस्तीन में, तुर्की में, इराक में, ईरान में, यहां तक कि सीरिया में भी इंसानी जिंदगी के आसार मिलने लगते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि इंसानी जिंदगी के आसार जब हिंदुस्तान में मिल रहे हैं तो उसके पैरेलल दुनिया के और भी इलाकों में मिल रहे हैं। एक दौर एशूलियन पीरियड का कहा जाता है, वो ओल्ड स्टोन एज का बहुत ही इब्तदाई दौर है, और उस वक्त कुछ ऐसे हथियार फ्रांस के एक जगह से मिले हैं जिन हथियारों की बुनियाद पर ही उस पूरी तहजीब को एशूलियन तहजीब का नाम दिया गया। तो ये एक मिसाल आपको हम दे रहे हैं ये कहने के लिए कि दुनिया के और इलाकों में भी इंसानी आबादी का, उसकी तरक्की, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास वो साथ साथ हो रहा था। और उसमें एक दो मिसालें यहाँ पर अभी आपके सामने हम रख रहे हैं उस दौर की जब इंसान ने ज़राअत, मवेशी परवरी और बर्तन साजी, ये तीनों खूबियां जान ली थी, इन सलाहियतों को उसने हासिल कर लिया था। और इसमें एक तो वादी नील का इलाका था मिस्र में, और फिर मगरबी एशिया में कुछ इलाके थे जिनका नाम हमने आपसे लिया। फिलिस्तीन का इलाका था, ईरान का इलाका था, इराक का इलाका था, और भी चंद इलाके थे, तुर्की का इलाका था। अब आप ये देखेंगे कि जो न्यू स्टोन एज का जमाना आता है, उस वक्त तक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर इलाकों में जहां जहां इंसानी जिंदगी के आसार मिले हैं, हम एक ऐसी तहजीब के बारे में मालूमात हासिल कर पाते हैं जो बहुत हद तक उस जमाने के एतबार से एक तरक्की याफ्ता तहजीब थी। तरक्की याफ्ता की बात हम आज के सिलसिले में नहीं कर सकते हैं। आज के पस मंजर में हम देखें तो वो लोग तो गैर महज़ब लोग थे, लेकिन उस दौर में
यानी ओल्ड स्टोन एज से लेकर न्यू स्टोन एज तक ये जो दौर गुजरा, उसमें इंसानी जिंदगी जो रफ्ता रफ्ता बेहतर शक्ल इख्तियार करती गई, उसको अगर हम जहन में रखें तब हम ये कह सकते हैं कि ये तरक्की का अमल था जो इस जमाने में मुख्तलिफ इलाकों में वक़ू पजीर हो रहा था और उसके ज़रिए बहुत सारे नए पहलू इंसानी ज़िंदगी में जुड़ रहे थे। तो इन बातों को हम लोग जहन में रखेंगे कि नील की वादी में भी, मगरबी एशिया के और इलाकों में भी और हिंदुस्तान में भी जो बड़ी नदियां थीं उनकी वादियों में भी इंसानी तहजीब अब एक बेहतर शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ये कुछ नाम हैं जो पहले भी हमने आपको याद दिलाए थे। शुमाल मगरबी सरहद है, वादी कश्मीर है, बेलान की घाटी है, गंगा के वस्त के मैदानी इलाके हैं, दक्कन है, जनूबी हिंद है। अब इसमें थोड़ी सी तफसील पर हम लोग ध्यान दें। खासतौर पर अगर हम बिहार के इलाके पर अभी बात करें, पटना रीजनल सेंटर के हवाले से हम लोग बिहार के सिलसिले में भी बात करें, तो ये वो ज़माना है जब बिहार में कई मकामों पर इंसानी ज़िंदगी के आसार एक तरक्की याफ्ता शक्ल में मिलते हैं। इसमें चेचर एक मकाम है, चिरांद है, सिनवार है। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ, ताराडी भी एक और ऐसा मकाम है जहाँ इस न्यू स्टोन एज में इंसानी ज़िंदगी के आसार और उसके जो आसार कदीमा जो रिमेन्स हैं वो हमें मिलते हैं। ये जो सामान इस ज़माने में हमारे नज़र में आते हैं, उनमें जो सबसे ख़ास बात है औजारों और हथियारों के मामले में, उससे अगर हम लोग बात पहले शुरू करें तो सबसे ख़ास बात यह है कि अब जो पत्थर के हथियार या औजार बन रहे हैं वो बहुत ही छोटे साइज के हैं। माइक्रोलिथ्स भी इनको कहा गया है। माइक्रो छोटे के लिए, लिथ पत्थर के लिए। तो ये माइक्रोलिथ्स, इनमें धार भी बहुत ही तेज है, तकरीबन वैसी है जैसे धात के हथियारों पे हो सकती है, और इनमें एक चमक है, एक शाइन है। वजह यह है कि अब तक इंसान पत्थर को पत्थर से रगड़ने का, फ्रिक्शन के जरिए पत्थर को स्मूथ करने का, उसको बराबर सतह देने का काम करने में काफी महारत हासिल कर चुका था, और इसीलिए एक चमक, एक पॉलिश जैसा सरफेस इन हथियारों का है। ये बहुत छोटे साइज के हैं और इनकी धार बहुत आला है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि ये वो तब्दीली है जो पत्थर के औजारों और हथियारों के बनावट में या उनको तैयार करने में, उनका मैन्युफैक्चर करने में ये नई खूबियां इंसान सीख चुका है और तरक्की की एक नई मंजिल को, तकनीकी तरक्की की एक नई मंजिल को वो हासिल कर चुका है। दूसरी बात हम लोग और देखें कि इस जमाने में इंसानी जिंदगी का मेयार क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है। यहां पर फिर हम देखेंगे कि सभी जगह एक तरह की तरक्की तो नहीं हुई है, कुछ इसमें वेरिएशंस हैं, और वेरिएशंस की भी वजह है जो हम आपको एक मिनट में बता दें कि हम लोग जब प्री हिस्टोरिक एज की बात करते हैं तो वहां पर जो क्रोनोलॉजी है, जो तकवीम है, कौन वाकया किस जमाने में हुआ, वो बहुत तयशुदा तौर पर कहना मुश्किल है। ऐसा मुमकिन है कि कुछ आसार जो एक जगह पर एक खास लेयर पर मिले हैं, उनसे आप उनका एक वक्त तय कर सकते हैं। वैसे ही आसार किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी लेयर पर भी मिल सकते हैं। तो इसलिए क्रोनोलॉजी जो है इस
स्टोन एज की, चाहे वो न्यू स्टोन एज ही क्यों ना हो, वो थोड़ी सी फ्लूइड है। एक बिल्कुल रिजिड और बिल्कुल एक स्ट्रेट और क्लियर कट क्रोनोलॉजी हमें इस वक्त में तय करना मुश्किल होता है। इसलिए आसार में फर्क कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उनमें सबसे पहले ये है कि इंसान अब अपने घर बना रहा था। घर तो वो मिडिल स्टोन एज में भी बना रहा था, लेकिन अब उसके घर ज्यादा बेहतर थे, ज्यादा मजबूत थे, उसकी जिंदगी ज्यादा महफूज थी। वो जो अनाज अब पैदा कर रहा था उसमें बहुत तनव्वु था, बहुत वैरायटी थी। चावल के आसार मिले हैं, जौ के आसार मिले हैं, और भी अनाज हैं जो इस जमाने में इंसान उगा रहा था, पैदा कर रहा था, कल्टीवेट कर रहा था। दूसरे ये कि इंसान अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी हद तक सामान की अदला बदली या एक तरह की तिजारत आप कह सकते हैं, एक तरह का ट्रेड कह सकते हैं, जो बार्टर की शक्ल में हो, वो शुरू हो गया था। इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा खुराक पैदा कर रहा था, उसको वो दूसरे लोगों से बदल सकता था। इसके साथ ये भी हुआ कि अब एक तरह से एक फैमिली या एक खानदान का तस्वुर तरक्की पाने लगा। हमने पहले भी आपसे कहा था कि ओल्ड स्टोन एज के जमाने में भी इंसान झुंड में रहते थे, लेकिन ये झुंड एक जरूरत के तहत थे, अपनी हिफाजत के लिए। आप देखते हैं कि जानवर भी, और खासतौर पर जंगलों में जो जानवर हैं, वो झुंड की शक्ल में रहते हैं। ऑफ कोर्स शेर उसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन और जो जानवर हैं वो एक झुंड की शक्ल में रहते हैं, और ये उनकी हिफाजत के लिए एक अकेला जानवर या एक अकेला फर्द ज्यादा आसानी से शिकार हो सकता था, ज्यादा खतरे उसके सामने आ सकते थे बनिस्बत इस सूरत के जब कई अफराद या कई जानवर एक साथ हो। तो वो एक तरह से खानदान का तस्वुर उस वक्त नहीं है, बस एक ग्रुप है। एक ग्रुप है जो वक्ती जरूरत के लिए, हिफाजत के लिए, शिकार साथ मिलकर करने के लिए एक कलेक्टिव एक्शन, एक तरह से एक इज्तिमाई कार्रवाई होती है। मगर उससे ज्यादा जो एक इंसानी जज्बा होता है, जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, जो इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, अभी उस जहनी सतह तक इंसान नहीं आया। न्यू स्टोन एज का जमाना आते आते वो इंसानी रिश्ते, वो इंसानी ताल्लुकात भी अब बन गए थे। एक तो ये था कि अब सेटल जिंदगी थी, शुरू हो गई है मिडिल स्टोन एज में, लेकिन कल्मिनेशन पर आते हैं न्यू स्टोन एज में। तो जब सेटल जिंदगी है तो वही लोग एक ही जगह पर एकदम लंबे अरसे तक रहेंगे, तो एक लगाव होगा, और उससे एक खानदान, इंसान की अफजाइश, ह्यूमन रेस का जो रिप्रोडक्शन था वो बड़े पैमाने पर होने लगा। और जब इस तरह के चेंजेस आए, इस तरह की तब्दीलियां आई, तो फिर कुछ बहुत ही एलिमेंट्री नॉर्म्स, कुछ ऐसे उसूल, कुछ ऐसे कायदे, कुछ ऐसे तौर तरीके जो इंसान की इज्तिमाई जिंदगी को मुतासिर कर सकते थे, जो इंसान की इस कम्युनिटी लाइफ को एक सिमत दे सकते थे, वो भी रफ्ता रफ्ता उभरने लगे। अब इस तनाजुर में एक और बात जो कि हमारे लिए अहम होगा जहन में रखना, वो ये कि जो नई फिक्र, जो नए आइडियाज डेवलप कर रहे थे, उनमें एक बहुत अहम ताकत थी मजहब की, रिलीजन की। अब ये रिलीजन, ये मजहब आज की तरह का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मजहब नहीं था। हम लोग वैसे भी इसको प्रिमिटिव रिलीजन का नाम देते हैं, कदीम या इब्तदाई मजहबी फिक्र का नाम देते हैं। इसमें शुरुआत तो हो जाती है ओल्ड स्टोन एज से, लेकिन और इसमें तरक्की होती है। सबसे पहली बात आप यह जहन में रखिएगा कि इंसान अपने जिंदगी गुजारने के दौर में दो चीजों से
रूबरू रहा। ऐसी चीजें जो उसको फायदा पहुंचा सकती थी और ऐसी चीजें जो उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। और जाहिर है कि जो चीजें नुकसान पहुंचा सकती थी उनसे एक खौफ, उनसे खतरे का एहसास था। जिन चीजों से फायदा हो सकता था उनके लिए एक लगाव था। तो कहीं ना कहीं पर मजहब का जो तस्वुर है वो इसी दो एहसास की शक्ल में नमूदार हुआ। जिन मज़ाहिर कुदरत से आपको फायदा हो सकता था, जो आपके लिए नफा बख्श थे, उनकी परस्तिश, और वो मज़ाहिर कुदरत जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते थे, खतरनाक हो सकते थे, उनको खुश करने के लिए उनकी भी इबादत या परस्तिश, एक फायदा हासिल करने की उम्मीद पर, एक नुकसान से बचने की उम्मीद पर। न्यू स्टोन एज का जमाना आते आते ये तौर तरीके एक कतई शक्ल हासिल कर चुके थे। बहुत जगहों पर इंसान जो अपने अजदाद थे, पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनसे एक लगाव की ख्वाहिश रखता था, उसकी फितरत में ये बात थी। तो जो लोग अब दुनिया से गुजर गए, उनकी जो अरवाह थी, उनकी जो रूह थी, स्पिरिट या सोल थी, उसकी परस्तिश शुरू हो गई। और रफ्ता रफ्ता इसमें से कुछ लोग एक खुदाई शक्ल इख्तियार कर गए, डिविनिटी उन्हें हासिल हो गई। एक ये बात थी। दूसरी बात फिर आप ये भी देखिएगा कि बहुत तरह के जो रिचुअल्स थे, बहुत प्रिमिटिव रिचुअल्स, कि उनका भी अब आगाज हुआ। और इस तरह से एक मुनज़्ज़म जिंदगी इंसान की शुरू हुई। और न्यू स्टोन एज का जमाना आते आते एक ऐसा वक्त आ चुका था जब इंसान बस्तियों में मुस्तकिल तौर पर क़याम करने लगा था। अपनी खुराक हासिल करने के लिए अनाज खुद से पैदा कर रहा था। अपनी खुराक हासिल करने के लिए ही जानवरों को पालने का काम कर रहा था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके के सामान बना रहा था, औजार बना रहा था, हथियार बना रहा था। और ये सारी चीज़ें, जो हथियार की बात हम कर रहे हैं, औजार की बात कर रहे हैं, सामान की बात कर रहे हैं, ये न्यू स्टोन एज से पहले तक पत्थर के होते थे। न्यू स्टोन एज में जो तब्दीली आ गई वो ये कि अब क्ले पॉटरी या मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। तो ये उस जमाने के एतबार से फिर एक बड़ा लीप था, एक बड़ी छलांग थी तरक्की की जाने। अब अगर हम इन चीजों को फिर से एक बार देखें तो एक दो बातों को समझना जरूरी है। एक तो ये कि हम इस दौर के बारे में, जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टोन एज की, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसको पढ़ने से हमें क्या जानकारी मिलती है, किस तरह का एक तस्वुर हम हासिल करते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि एक लंबे अरसे तक, यानी जब से इंसान की जिंदगी इस जमीन पर शुरू हुई है तब से लेकर के कोई 10,000 साल पहले तक, लाखों साल का ये अरसा है, इसमें इंसान की जिंदगी बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म रही। और उस जमाने में उसकी हालत जानवरों से कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। खाने पीने के लिए वो उसी तरह के जराए का इस्तेमाल करता था, वही ऑप्शंस उसके सामने थे जैसे जानवरों के होते हैं। या तो जो जो समझिए कि जो ऐसे जानवर हैं जो हर्बीवोर हैं, यानी जो अनाज और पत्ते वगैरह खाते हैं, उसी तरह इंसान भी वेजिटेरियन था। या ऐसे जानवर जो कार्निवोर है, यानी जो शिकार के हुए जानवर को खाते हैं, उसी तरह इंसान भी नॉन वेजिटेरियन डाइट लेता था। इससे ज्यादा खुराक के मामले में भी उसको कोई शऊर नहीं था। उससे इंसान जब आगे बढ़ा और आग का उसको इल्म हुआ,
डिस्कवरी ऑफ फायर, आपको हम ये कहें कि आज हम लोग को बड़ी मामूली सी बातें लगेगी, लेकिन जिस वक्त इंसान ने आग को दरियाफ्त किया, वो तकरीबन उतनी ही बड़ी तब्दीली थी जैसे आप आज के जमाने में न्यूक्लियर एनर्जी या जौहरी तवानाई को कह सकते हैं। फ्लिंट्स, ऐसे पत्थर जो हम लोग चकमाक पत्थर कहते हैं, उनको एक दूसरे से रगड़ने से चिंगारी निकलती है, और उस चिंगारी से सूखी घास को या और चीजों को जलाकर उनसे आग पैदा करना, रोशनी के लिए, गर्मी के लिए, ये प्रिमिटिव मैन की बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी हुसूलियाबी थी, बहुत बड़ा एक लैंडमार्क था। इससे हमें समझने की जरूरत होती है कि किस तरह एक वहशी तर्ज जिंदगी से इंसान कुछ बेहतर तर्ज जिंदगी की तरफ आया। इसके असरात हमने आपसे भी बताए, तफसील में फिर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंसान अब अपनी गज़ा, अपना खाना पकाकर खाने, इससे और आगे भी बेहतरी हुई। और पॉटर्स व्हील या चाक का इस्तेमाल जब शुरू हुआ तो फिर एक बड़ी लीप, एक बड़ी छलांग इंसान ने लगाई अपनी सनत या अपनी फनी तरक्की के सिलसिले में, और उसने बर्तनों को बनाने के काम को एक नई शक्ल दी, एक जिद्दत उसमें आई। फिर हम आपसे कहेंगे कि आज के दौर में ये शायद बहुत ज्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन अगर उस जमाने के दौर को हम जहन में रखें तो ये जो पॉटर्स व्हील की दरियाफ्त हुई, ये तकरीबन एक तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, एक सनती इनकलाब था जो इंसान की जिंदगी में उस वक्त आया। सामान बनाने का जो तरीका था वो बुनियादी तौर पर बदल गया। तो इन्वेंशन ऑफ फायर एक स्टेज है, पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल एक स्टेज है। इससे हम लोगों को ये अंदाज होता है कि मरहला ब मरहला, स्टेज बाय स्टेज इंसान किस तरह तरक्की कर रहा था। और दूसरी बात जो हमें पता चलती है, ये तो क्रोनोलॉजी की बात है कि इंसान कैसे तारीख में मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। दूसरी बात जो हमें समझ में आती है वो ये कि इंसान की जिंदगी किस तरह से वसअत हासिल कर रही थी, उसकी जो बस्तियां थी वो किस तरह से फैल रही थी। यानी इब्तिदा में हम लोगों ने बात की कि वो गारों में रहता था, अब गारों से निकलकर वो नदी के किनारे रहने लगा। न्योलिथिक एज में इंसान नदी के किनारे रहने लगा था, और अब नदी के किनारे रहने की वजह से फिर जो तीसरी बड़ी क्रांति, तीसरा बड़ा इनकलाब उसकी जिंदगी में आया, वो ज़राअत और मवेशी परवरी का जमाना था। तो ये भी जो तब्दीली आई, ये आप कह सकते हैं, गर्चे ये देहाती बस्तियां हैं, ये जो सेटलमेंट्स, ये विलेजेस की शक्ल में है, लेकिन ये उस जमाने के कंटेक्स्ट में अगर आप देखिए तो तकरीबन एक रेवोल्यूशन ये भी था, जैसे हम अर्बन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, शहरी तहजीब के आगाज की बात करते हैं, ये इसके बाद का दौर है, हम लोग अगले लेसन में उस पर बात करेंगे। लेकिन शहरी तहजीब से पहले का जो दौर है, यानी जो इसका थ्रेशोल्ड जिसको हम कहते हैं, जब दहलीज पर इंसान आ जाता है शहरी जिंदगी की तरक्की के, वो दौर न्यू स्टोन एज का दौर है। तो इंसान के बसने का जो पैटर्न था उसमें ये फिर एक बहुत बड़ा लीप है, और यहां से एक नया अहद शुरू हो जाता है। अभी इसकी बात हम आपसे करते हैं। अब एक बात आपसे हम कहें वो ये कि अब तक हम लोगों ने जिस दौर की बात की वो दौर स्टोन एज है, पेलियोलिथिक पीरियड है, चाहे वो ओल्ड हो या मिडल हो या न्यू हो। लेकिन इसी जमाने के खत्म होते होते, यानी तकरीबन 3500 BCE का जमाना आते आते एक और बड़ी कामयाबी इंसान ने हासिल कर ली, और ये भी टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और वो ये कि इंसान ने पहली बार पत्थर के साथ साथ या पत्थर के अलावा धात या मेटल के इस्तेमाल में भी महारत हासिल की। और सबसे पहली धात, सबसे पहला मेटल जिसका इस्तेमाल इंसान ने शुरू किया और जिससे फिर एक नया अहद इंसानी तारीख का शुरू हुआ, वो तांबा या कांसा था, वेरी सॉरी, कांसा या ब्रॉन्ज था, नॉट कॉपर बट ब्रॉन्ज, कांसा। एक ऐसा
दौर भी गुजरा है जब इंसान पत्थरों के इस्तेमाल के साथ साथ कांसे का भी इस्तेमाल करने लगता है सामान को बनाने में। और ये दौर हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड के तौर पर जानते हैं, यानी जिसमें कांसा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी एक तरह का एक थ्रेशोल्ड जोन है, और इसके बाद इंसान सीधे कांसे के इस्तेमाल पर मरकूज हो जाता है, उसकी सलाहियतें और आगे बढ़ जाती हैं, और इंसानी जिंदगी की इर्तिका का एक नया दौर शुरू होता है जो ब्रॉन्ज एज है या कांसे का अहद है। लेकिन अभी हम उतना आगे नहीं जा रहे हैं। हम आपको चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा इसलिए कह देना चाह रहे हैं कि हमारा जो अगला सबक होगा वो इसी चैल्कोलिथिक फेज से ताल्लुक रखता है। चैल्कोलिथिक पीरियड में इब्तिदा में तो पत्थर का ही इस्तेमाल है ज़्यादा, बाद में कांसे का इस्तेमाल शुरू होता है मगर महदूद तौर पर। और इसकी जो सबसे बेहतर मिसाल हमारे सामने है, इस पर हम लोग अगले 2 लेसन्स में बात भी करेंगे, तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जोन है ह्यूमन डेवलपमेंट का इस हिंदुस्तानी सब कॉन्टिनेंट में। ये जो बड़े सगीर हिंद है, इसमें इंसान की ज़िंदगी की इर्तिका का एक बहुत बड़ा पड़ाव, एक बहुत बड़ा मकाम, एक लैंडमार्क अब आता है चैल्कोलिथिक पीरियड में। और ये वो दौर है जब वादी सिंध और रावी नदी के पास के इलाके में एक शहरी तहजीब का उरूज होता है। हमने आपसे कहा था कि जो न्योलिथिक एज है उसमें इंसान बस्तियों में रहने लगा था, मगर उनकी नौयत देही बस्तियों की थी, वो रूरल सेटलमेंट्स के तौर पर थे। शहरी बस्तियां, अर्बन सेटलमेंट्स अभी नहीं। लेकिन मोहनजोदारो में और हड़प्पा में, मोहनजोदारो आप जानते हैं कि वादी सिंध का इलाका है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे का शहर था। इन दोनों जगहों पर हमें तरक्की याफ्ता शहरी तहजीब की मिसालें मिलती हैं, इसके आसार मिलते हैं। तो ये तब्दीली कैसे आई और इस तब्दीली से इंसान की तारीख में कैसे एक नया दौर शुरू हुआ, ये कुछ अहम सवाल हैं जिन्हें हमें जानने की और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम ये पूरा जो एक सफ़र है इंसान की ज़िंदगी का, एक गैर मुहज़्ज़ब ज़िंदगी से एक नीम तरक्की याफ्ता ज़िंदगी और वहाँ से फिर एक तरक्की याफ्ता ज़िंदगी तक, क्योंकि हमने शुरू में आपसे बताया था, शायद आपको याद हो, कि हम लोग जब एक तहजीब और उससे कबल के दौर के बीच लकीर खींचते हैं, एक सिविलाइज्ड और एक प्री सिविलाइज्ड फेज की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो लकीर बनती है वो स्क्रिप्ट है, रस्मुल ख़त है। अगर लिखना जानते हैं तो वो सिविलाइजेशन का हिस्सा है, अगर लिखना नहीं जानते हैं तो वो सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं। वादी सिंध और मोहनजोदारो की जब हम लोग बात करते हैं, वैसे ये भी आपसे हम कह दें कि ये वादी सिंध की तहजीब का बड़ा वसी इलाका है। अगर हम वादी सिंध की बात करते हैं तो मोहनजोदारो, हड़प्पा और बहुत सारे दूसरे मकामात इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल वादी सिंध की तहजीब की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ रस्मुल ख़त है, लेकिन कमी यह है कि उस रस्मुल ख़त को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और चूंकि पढ़ा नहीं जा सका है तो हमारे लिए मालूमात का जरिया नहीं बन सकी है। तो वो एक कमी ज़रूर है, और इसीलिए कभी कभी इस दौर को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री का भी नाम देते हैं। यानी ये एक नीम तारीखी अहद है, वो अहद है जिसमें तारीख के आसार तो हैं, तारीख रकम करने के लिए एक रस्मुल ख़त तो है, मगर उस रस्मुल ख़त से तारीख जो रकम हुई उससे हम अभी तक ना बलद हैं। तो आज इतनी ही बातें आपसे हम करेंगे, और अगले लेसन में हम लोग फिर तफसील से बातें करेंगे वादी सिंध के बारे में। समझते हैं आज जिन बातों पर हमने गुफ्तगू की वो आपने उनको फॉलो किया होगा। तो अब इजाज़त, आदाब।